Hi everyone. So this is a current affair class which I'll be taking via tab. I'll cover from January 16 January 19 2024. Now टैब से लेने का रीज़न ये है कि आजकल फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस हो रहे हैं और उसके वजह से जो हमारा इंटरेक्टिव पैनल है इट कैन नॉट बेयर दी दीज फेलियर्स. तो क्लास में काफ़ी डिसकंटिन्यूटी हो रही थी, तो आई डिसाइडेड टू टेक सम क्लासेस वाया टैब, सो देयर इज़ नो डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासेस. तरीका वही रहेगा. मैं जो पर्टिकुलर न्यूज़ होगी, जो हेडलाइन में रही होंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम अ प्री परस्पेक्टिव, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, and I will also provide you with more information which you will go home and research and add to your notes. So let's start with the news. First news. So it with respect to Schedule M of the Drugs and Cosmetic Act. Now this is a particular act which governs the pharmaceutical industry in India. Now news में इसलिए था, as you know that India is called the pharmacy of the world. So अफ्रीका में कुछ बच्चे मर गए थे by consuming cough syrup produced by some Indian pharma company which was contaminated by diethylene glycol and ethylene glycol. So this was a red flag raised by World Health Organization कि भैया ऐसा कुछ मिलावट है. Now जनरली आप देखोगे कोई पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेड फ्लैग रेस करती है तब हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है, बिकॉज रेगुलेशन बहुत ज़्यादा रिलैक्सड है, तो तब जाके हरकत में आते हैं. Similarly, you will often find in news is FDA, that is Food Drug Administration, which is a regulatory body of the pharma industry in the US. तो इसको भी आप न्यूज़ में सुनोगे कि ये कुछ रेड फ्लैग रेस कर देता है विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, और फिर उसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है सेल इन यूएस. सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यूज़ एंड डिस्कस सम MCQs क्या क्या आ सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस शेड्यूल M ड्रग रिलेटेड टू ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. सो इट्स बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट. इट वॉज द न्यूज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्क्रूटिनी फॉलोड हु अलर्ट कंटामिनेटिंग कफ सिरप्स. ठीक है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा. नाउ व्हाट वॉज द कंटामिनेंट फाउंड, किससे था, डाइथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल. व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ शेड्यूल M ड्रग्स. नाउ शेड्यूल M किससे रिलेटेड है. अगर आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट खोल के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, आपको सारे नहीं पढ़ने, हम वही पढ़ेंगे जो भी न्यूज़ में थे. तो शेड्यूल M टॉक्स अबाउट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मा प्रोडक्ट्स. तो बेसिकली किस तरीके से नीट एफिशिएंट वे में आप ड्रग बनाओगे, मेडिसिन बनाओगे, रूल्स रेगुलेशन शेड्यूल M में लिखे हुए हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो. वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज व्हाट विच इज़ द रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. तो बेसिकली इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको उसका नाम रख लेना, विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. नाउ सेकेंड न्यूज़ इज विद रिस्पेक्ट टू वेटलैंड्स. नाउ यू मस्ट हैव ऑफ्टन हर्ड इन न्यूज़, एनवायरनमेंट आपने पढ़ी होगी, तो वेटलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू नीड टू नो इज द फंक्शंस. तो अगर जिन लोगों ने एनवायरनमेंट ढंग से नहीं पढ़ी है तो आप घर जाके जो वेटलैंड फंक्शंस परफॉर्म करता है वो आप पढ़ोगे. फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ. सो इट हेल्प्स इन वाटर रिचार्ज. ठीक है ना, वाटर रिचार्ज जो होता है ग्राउंड में, ठीक है, टू रिचार्ज द एक्वाफायर्स, उसमें काम करता है. सिमिलरली जो कोस्टल एरिया में मैंग्रोव्स हैं जैसे, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वेटलैंड. तो अभी जो साइक्लोन आया था, या फिर साइक्लोन हाल फिलहाल में भी आया था, तो देखा गया है जहाँ पे साइक्लोन का इम्पैक्ट मिनिमल रहा है, मिनिमम डिस्ट्रक्शन रहा है बिकॉज ऑफ वेटलैंड. सो दे दो एग्जाम्पल मैंने आपको फंक्शन के दे दिए, बाकी आप घर जाके देखोगे. नाउ कमिंग टू द बेसिक न्यूज़, वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन नॉमिनेशंस. नाउ जो सिटीज़ ने दे हैव टेकन स्टेप टू प्रोटेक्ट देयर वेटलैंड्स बिकॉज ऑफ, नाउ यू नो दैट आजकल डेवलपमेंट के नाम पे सारे जो आपकी फॉरेस्ट हैं या नेचर के ऊपर काफ़ी प्रेशर है. सो मैनी ऑफ द वेटलैंड्स हैव बीन कॉन्क्रिटाइज्ड और वहाँ पे घर बन चुके हैं, रोड बन चुकी है. ठीक है ना. सो थिंग इज़, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द रोल विच
दी वेटलैंड्स प्ले। सो वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन ये एक तरीका है उन सिटीज़ को अवार्ड करने के लिए जिन लोगों ने अपने वेटलैंड्स बचाए हैं, who have taken proactive steps. So it is under the रामसर कन्वेंशन। अब इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। So what is the primary purpose of wetland city accreditation? So basically is the cities which recognize and have safeguarded their urban wetlands. Number one. Question number two, which Indian city has been recognized the cleanest city? Now this is something which respect to स्वच्छ भारत सर्वेक्षण, तो सबको पता है इंदौर है इसका आंसर। इस साल तो सूरत को भी इंदौर के साथ अवार्ड मिला है, इसकी न्यूज़ हम बाद में देखेंगे। विच रामसर सिटी इज़ कंसिडर्ड द लाइफ लाइन ऑफ भोपाल? तो आपको याद रखना है भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड इज़ इन भोपाल, remember this. Now what is the extra information which you need to know? So first is Ramsar Convention. Now this is an international agreement with respect to preservation of and protection of wetlands across the world. So Ramsar एक जगह है आपकी ईरान में, तो you go home and see what is the Ramsar Convention. You will also see the year किस साल इसको साइन किया गया था। Second thing which we'll need to know is number of sites in India which come under Ramsar Convention. तो आप घर जाके ये देखोगे, और लास्ट जो देखोगे कौन सी नए एडिशन हुए हैं। सारे तो रटने नहीं है आपने, पर नंबर आपको याद होना चाहिए, और दूसरा लेटेस्ट एडिशन क्या हुए हैं। उसके अलावा उत्तराखंड में कितनी रामसर साइट्स हैं, तो ये भी आप देखोगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो सी द स्टेट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। वेटलैंड डे कब बनाया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड विच इज़ रिलेटेड टू रामसर कन्वेंशन ओनली। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ उसके बारे में। सो बेसिकली जो रामसर साइट्स हैं जो कि दे आर अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, तो उन जो काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं, तो उनके लिए एक नया लिस्ट बनाई गई है जिसे हम बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो इंडिया से जो 3 रामसर साइट थी जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाली गई थी बिकॉज दे वर डैमेज्ड, तो उनमें से एक थी आपकी चिल्का लेक। चिल्का लेक आपको पता होगा, ये दिस इज इन उड़ीसा। देन इज योर लोकटक लेक। लोकटक लेक जो है वो आपकी मणिपुर में है। और थर्ड है आपका भरतपुर सैंक्चुरी में जो क्योलादियो नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। ये 3 आपकी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में थी। अभी चिल्का लेक को इससे हटा दिया गया है और अब सिर्फ 2 बची हैं जो कि थोड़ा थ्रेट में हैं, सो दे आर अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दिस इज पृथ्वी स्कीम। नाउ पृथ्वी स्कीम एज द नेम सजेस्ट, ये किसके लिए है बेसिकली? दिस इज अ स्कीम रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है ना। और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड अर्थ एंड इट्स वाइटल साइंस। तो बेसिकली अर्थ के ऊपर नज़र रखना एंड टू चेक हाउ द इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरा एंड फौना एक्सेट्रा, जो अर्थ के कुछ चेंजेस होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। नाउ अदर थिंग, तो इतना तो आपको पृथ्वी के बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा इसके बारे में आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ सेंटर सेक्टर स्कीम। ये हमने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है। दे आर 2 काइंड ऑफ स्कीम्स जो सेंटर से होती हैं, जो सेंटर से फंडिंग आती है। एक है CSS, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है ना। दूसरी है सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम। नाउ इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं एक बार। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे नंबर 1, इस केस में फंडिंग विल बी बोथ बाय सेंटर एंड स्टेट। जो रेशियो रहता है 90-10, 70-30, 60-40, 50:50 भी होता है। नाउ जो उत्तराखंड है and they are, I think, just go home and again check, there are 11 other states which come under 90-10. They are called 90-10 state. Why they are called 90-10 state? Because 90% of the funding is being done by the center while 10% is being done by the states. So इसमें कौन सी स्कीम्स आती हैं बेसिकली? नंबर 2, those
सब्जेक्ट्स विच कांड सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आता है। थर्ड इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है? द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट्स इट। एग्जाम्पल जैसे हो गए मनरेगा हो गया, या NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, PM कृषि सिंचाई योजना, सिंस एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो देखो ये स्कीम कहाँ है? CSS के अंडर में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो 3 पार्ट में सब डिवाइडेड है। प्लीज़ इग्नोर माई हैंड राइटिंग, और आपको सुन लो इस बात को, जस्ट बेयर विद इट। फर्स्ट इज कोर ऑफ कोर स्कीम, ठीक है। थर्ड इज कोर, सेकेंड इज कोर स्कीम, एंड थर्ड इज ऑप्शनल स्कीम। तो आप घर जाके देखोगे कोर ऑफ कोर, जनरली कोर ऑफ कोर में कौन कौन सी आपकी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। मनरेगा उनमें से एक है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, बाकी आप घर जाके देखो कोर ऑफ कोर में कौन कौन सी हैं। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो 3, दे क्लासिफाइड इनटू 3, कोर ऑफ कोर, कोर एंड ऑप्शनल। देन इज द सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम्स। नाउ दीज आर स्कीम्स विच आर एंटायरली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी वो स्टेट लिस्ट में बनती थी, ये यूनियन लिस्ट में बनती है, सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम। थर्ड इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी इसको इम्प्लीमेंट करेगी। एग्जाम्पल क्या है? मुद्रा योजना, भारत नेट, इसका पुराना नाम क्या था? NOFN, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, की जो फाइबर नेटवर्क से जो हमारी जितनी भी पंचायत हैं उनको कनेक्ट करने के लिए अक्रॉस इंडिया। ओके, सो लेट्स गो टू द MCQs। When was the Prithvi scheme launched? It was launched in 2021. Which ministry is the nodal ministry for it? So it is Ministry of Earth Sciences. What is the primary aim? Its aim is to enhance understanding of Earth and its vital signs. Fine. Moving on to the next news. This news is with respect to a particular scheme for scheduled castes. So it's called प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभियान योजना। तो इसका नाम रट लेना, PM अजय, राइट, इसका फुल फॉर्म ये लिखा है। अब इसमें क्या हुआ है कि 3 जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, अभी मैंने आपको CSS के बारे में बताया था, वही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो इसमें 3 स्कीम आपकी मर्ज कर दी गई हैं और इनको इसमें डाल दिया है। इफ़ यू कैन रिमेंबर द नेम फाइन, इफ़ यू डोंट भूल जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन एक बार रीडिंग जरूर कर लेना। फाइन। नाउ what is the basic objective of all these merged scheme into PM Ajay? To uplift the scheduled caste, to uplift, to provide them skills and to bring them out of poverty. तो इसका basic objective है poverty reduction, ठीक है, among the SC population. Okay, so which 3 schemes? Again as I said earlier on कि अगर आप याद कर सकते हो तो फाइन, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। What is the primary aim of PM Ajay? It is to reduce poverty among the SC communities. Fine. तो ये आपको इतना याद होना चाहिए। इसके अलावा जो आप घर जाके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखोगे या रिसर्च करोगे, दैट विल बी SC/ST Act, Prevention of Atrocities Act 1989. Just have a look into it. Broader guidelines आप इसमें देख लेना, ठीक है ना। और दूसरी है आपको जो देखनी है, prevention of manual scavenging, ठीक है ना। तो आपको देखना है, इसके आगे RNR है, रिहैबिलिटेशन, ठीक है ना, RNR बोलते हैं, मुझे याद है, रिहैबिलिटेशन एंड रीस्किलिंग, ठीक है ना, चेक कर लेना, ब्रैकेट में आता है। तो कौन से ईयर में आई ये देखना है, और ब्रॉडर गाइडलाइंस क्या हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको हर एक एक्ट के बारे में बोलता हूँ, और प्लस मिनिस्ट्री कौन सी है, ठीक है। तो ईयर, गाइडलाइन या ऑब्जेक्टिव और मिनिस्ट्री कौन सी है, तो आपको ये घर जाके देखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़।
नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस हैज वॉज इन न्यूज़ फॉर क्वाइट सम टाइम. दिस इज HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम. नाउ HPV क्या हुआ? ह्यूमन पैपिलो वायरस. जो ह्यूमन पैपिलो वायरस है, इट कॉजेज सर्वाइकल कैंसर. रिमेंबर दिस, सर्वाइकल कैंसर अमंग वुमेन, राइट. तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इसमें क्या है, 9 to 14 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनको सरकार फ्री में वैक्सीनेशन करवाएगी, बिकॉज इट इज़ अगेन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर. इंडिया में काफ़ी लड़कियां इस पर्टिकुलर कैंसर से मर रही हैं. नाउ second thing which you need to know is which particular private organization is involved in this. This is Serum Institute of India. Now ये आपने न्यूज़ में सुना होगा कोविड के टाइम पे, तो इनकी जो वैक्सीन थी, आप लोगों को भी काफ़ी लोगों को लगी होगी, कोविशील्ड इन लोगों ने प्रोड्यूस करी थी. और जो इसके ओनर हैं, ही इज़ अ बिलियनियर, और इनका नाम भी न्यूज़ में रहता है काफ़ी, पूनावाला. जस्ट रिमेंबर दी कास्ट, पूनावाला. इट इज़ सिचुएटेड इन पुणे. फाइन. तो जो वैक्सीन का नाम है वो है सर्वावैक, CERVAC. नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू फ्रॉम दिस. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम? तो याद रखना सर्वाइकल कैंसर के लिए है, तो आंसर इज बी. देन इज व्हाट इज द एज ग्रुप जो टारगेट कर रहे हैं? इट्स 9 to 14 ईयर्स. विच वैक्सीन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड? रिमेंबर दिस, सर्वावैक बाय सीरम इंस्टीट्यूट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अगर भूल भी गए कोई प्रॉब्लम, लेकिन बता देता हूँ तभी भी. quadrivalent, what is the meaning of quadrivalent in the context of this particular vaccine? It is that it targets 4 type of HPV viruses. तो ये important news है, remember this. Now apart from this, जो extra information आपको घर जाके देखनी है और अपने notes में लिखनी है with respect to the immunization program in India. So basically it is called the UIP, Universal Immunization Program. इट स्टार्टेड इन 1978 और उसका नामकरण, नाम चेंज हो गया 1985 में, इसको UIP बोलने लग गए. आपको ये याद रखना है कितनी बीमारियां की वैक्सीन बच्चों को लगती है. सो दे आर 12 वैक्सीन्स जो बच्चों को लगती है, बचपन से स्टार्ट हो जाती है. नाउ इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दी नेम्स, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप इसकी लिस्ट ज़रूर देखें ना कि 12 वैक्सीन्स कौन सी हैं. जो लास्ट लेटेस्ट 2 जो ऐड हुई हैं, जितना मुझे याद है, वो है रोटा वायरस की, ठीक है ना, रोटा वायरस की वैक्सीन, और दूसरी है आपकी JE, जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन. फाइन. तो टोटल 12 वैक्सीन्स हैं, ये दोनों भी इसी में इंक्लूडेड हैं, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. तो 12 वैक्सीन्स हैं. अगेन रिपीटिंग, गो होम एंड सी कि कौन सी 12 वैक्सीन है. इसके अलावा एक और प्रोग्राम था इम्यूनाइजेशन का जो आप घर जाके देखोगे, मिशन इंद्रधनुष. ठीक है. एक चीज़ और याद रखना आप कि जो मुझे अभी एकदम से याद आई कि जो इसका एक अचीवमेंट भी है, इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री. ठीक है. कब किया हो गया था? 2014 में. अगर पोलियो के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कैसे होता है. 3 वायरस हैं, 3 तरह के पोलियो होते हैं, पोलियो 1, पोलियो 2, पोलियो 3, ठीक है ना, 3 तरह के होते हैं, ये याद रखना आप इसको. ओके, मूविंग ऑन. वैक्सीनेशन के बाद, दिस इज वेरी सिंपल न्यूज़, वेरी सिंपल टू रिमेंबर ऑल्सो, वेरी नॉट दैट डिफिकल्ट. Trade Connect e-platform. So now, as the name suggests, connect. So it is trying to connect some people with respect to trade. किसको connect कर रहा है? ये connect कर रहा है इंडियन एक्सपोर्टर और एंटरप्रेन्योर्स को विद इंटरनेशनल ट्रेडर्स के साथ. तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? ऑब्वियसली ट्रेड से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है. तो ये सिंपल न्यूज़, इट्स ईजी टू रिमेंबर. इतना याद रखना, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, मिनिस्ट्री कौन सी है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. तो what is the and let's solve some MCQs first. What is the primary purpose? To promote domestic trade? नहीं, to connect Indian exporters with entrepreneurs and
इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स। फाइन। नाउ इसके अलावा जो आपको इकोनॉमिक्स में, जनरल इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स की न्यूज़ से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो पता रखना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स इन द लास्ट फिजिकल ईयर इंडिया के, व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इंडिया के, तो ये टोटल ट्रेड हो जाएगा बेसिकली। कितना इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है, नाउ दिस इज फ्लक्चुएटिंग, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फॉरेक्स रिजर्व कितना है, तो आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू पता होना चाहिए। इट जनरली फ्लक्चुएट्स अराउंड 600 बिलियन यूएसडी, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप देखोगे विच इज़ द बिगेस्ट इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर। सो इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किस कंट्री को करता है, और इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्री को करता है, और किससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, ये आपको घर जाके देखना है। दो इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ पे आता है, लेकिन सिंस इट्स समटाइम चेंजेस, द फैक्ट्स एंड फिगर चेंजेस, तो आप इसको देखोगे। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नाउ World Economic Forum. Now this is a particular organization you will often find in news on annual basis. हर साल एक मीटिंग होती है, who's who of the world, political leaders, then you have civil society organization, NGO से आते हैं लोग, and the corporates. So they get together and discuss about important events of the world, the things which will impact the world economy, एक्सेट्रा। सो जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, फर्स्ट थिंग इज हु इनिशिएटेड इट। सो इट इज़ प्रोफेसर क्लॉस श्वाब। सो इट्स अ जर्मन स्विस नेम, रिमेंबर दिस नेम, क्लॉस श्वाब, इन 1971। मीटिंग कहाँ होती है इसकी, आप सुनोगे डेवॉस इन स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। ओके, सो एक चीज़ और आप इसमें याद रखना कि स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, नाउ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये हम एथिक्स में ही पढ़ते हैं, शेयर होल्डर अप्रोच और स्टेक होल्डर अप्रोच। जब मेंस का एग्जाम आएगा तब जब एथिक्स पढ़ेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखना कि स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म जो एक अप्रोच है विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू डील विद फ्री मार्केट्स, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चलाई थी। नाउ व्हाट आर द MCQs यू कैन एक्सपेक्ट। सो फर्स्ट इज हु इज़ द who founded the World Economic Forum? तो अभी जैसा आपको बताया ना, क्लॉस श्वाब, रिमेंबर दिस नेम। कौन से कंसेप्ट के लिए जाने जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? इट्स स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। फाइन। देन इज थर्ड ग्रेट रीसेट। नाउ ग्रेट रीसेट ये टर्म पॉपुलर था अभी 1-2 साल पहले जब कोविड फैला हुआ था। सिंस द वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज इन टर्मोइल, इट वॉज इन टू डीप रिसेशन, सो हाउ टू रीस्टार्ट द होल सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, द वर्ल्ड इकोनॉमी जो रिवाइव कैसे करा जाए, उसके लिए हमने जो टर्म यूज़ हुआ था उस टाइम पे इसमें ग्लोबल रीसेट। तो इट्स व्हाट वाज इट, एन इकोनॉमिक रिकवरी प्लान इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पेंडेमिक। फाइन, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपको पता होना चाहिए इसमें, अभी जैसे मैं ट्रांसक्रिप्ट देख रहा था UK PCS अपर की, तो हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। There are more than 250 students who are enrolled with us with respect to the interview program. तो उसमें भी एक ट्रांसक्रिप्ट में मैंने देखा कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पूछा गया, राइट। तो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है या फिर इसके बारे में जो बात हुई थी, इट स्टार्टेड इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ओनली अ फ्यू ईयर्स बैक, ठीक है ना। तो आप देखना व्हाट इज़ द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फाइन, ओके। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज ऑल्सो नोन फॉर producing or publishing various reports. In the last class we saw the what reports ILO publishes, basically is with respect to employment. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये भी काफ़ी रिपोर्ट्स निकालता है और ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। सो फर्स्ट वन इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, रिमेंबर द नेम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, दिस वाज आस्क्ड इन UPSC 2017 प्रीलिम्स। देन इज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, एंड last but not the least global competitiveness report, that is in 2019 prelims में UPSC में आया था। Now what you need to know about it, just the name and World Economic Forum. You don't have to read these reports or even try to know basic about it, नहीं पूछेंगे एग्जाम में, एटलीस्ट प्री लेवल पे यहाँ पे कोई क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे।
सिर्फ नाम के अलावा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में है। नाउ if you have studied economics, there are various ways to gauge or measure the level of development in the country, ठीक है ना। तो उनमें से जो एक पर्टिकुलर इंडिकेटर पहले बना था दैट वाज HDI, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, और दिस वाज डिवाइस्ड बाय मकबूल उल हक फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है ना, मकबूल उल हक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड ही वाज आल्सो असिस्टेड बाय Shri Amartya Sen, who got a Nobel Prize in Economics in I think 1990s only on poverty, so a study on poverty. तो इन लोगों ने HDI निकाला था। अब HDI के बाद so they were assisted by the UNDP निकालता है HDI, UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स और इसमें और उन्होंने वेरिएबल्स जोड़ दिए हैं, इसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। सो इसमें मेजर ज़्यादा हैं, अभी देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या होता है। सो बस फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द न्यूज़। सो दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है, इसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं, नाउ दीज वेरिएबल्स आर बीइंग यूज्ड बाय नीति आयोग ऑल्सो, और व्हाट इज़ डूइंग इज वो इंडियाज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में एक लिस्ट निकालता है जहाँ पे सारी स्टेट को वो लिस्ट करते हैं एंड एनालाइज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, how development impacted poverty in various states. So what this particular report talks about, जो नीति आयोग ने निकाली है और हर साल आ रही है आजकल, it talks about that the rate of multidimensional poverty in India has been reduced from 11.28% in 2023 from 29%. तो remember the ground figures, 29% से जो लास्ट एक डेकेड की बात कर रहे हो, 29% से 11% करीब हो गई। दूसरी बात जो उन्होंने बात करी, विच वर द स्टेट्स इन द लास्ट 9 to 10 years जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, दीज वर दी बीमारू स्टेट्स, बीमारू। सो ये बीमारू स्टेट क्या है? दीज आर द वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया, दैट इज़ बिहार, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, देन यू हैव राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो ये आप नाम याद रखना, बीमारू स्टेट्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्व सम MCQs जो इससे आ सकते हैं। व्हाट वाज इंडियाज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट इन 2023 अकॉर्डिंग टू नीति आयोग? तो हमने देखा कि इट हैज़ बीन रिड्यूस टू व्हाट, अप्रॉक्स 11%। विच स्टेट रिपोर्ट द शार्पेस्ट डिक्लाइन? तो आप इसमें देखोगे जो बीमारू स्टेट्स हैं, बीमारू, अगेन रिपीटिंग बीमारू, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। What is the key characteristic of multidimensional poverty? तो it encompasses various deprivations. It's not just income नहीं है, इसमें multiple deprivation वो रिकॉर्ड करता है, जो हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे। Fine. Now next question, who developed the global multidimensional poverty index? It was Oxford Poverty and Development Initiative, that is OPHI and UNDP. UNDP जो HDI में भी है, तो OPHI प्लस UNDP। नाउ इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? ओके, HDI आप देखोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, सो इट हैज़ व्हाट, 3 मैक्रो लेवल वेरिएबल्स, सो इट मेजर्स डेवलपमेंट ऑन 3 वेरिएबल्स। मैं अभी HDI की बात कर रहा हूँ, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। नाउ जो आपको देखना है, ठीक है, घर जाके वो ये देखना है कि हेल्थ कैसे मेजर करता है HDI। सो जस्ट गिविंग अ हिंट, वो देखता है लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी क्या हो गया? द नंबर ऑफ ईयर्स द सिटीजन्स लिव इन अ कंट्री, राइट, कितनी लंबी उम्र होती है, तो वो हेल्थ मेजर करने का एक तरीका है। एजुकेशन के लिए क्या है? एजुकेशन के है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल स्कूलिंग करते हैं बच्चे, ठीक है। एंड थर्ड इज लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे मेजर करते हैं HDI में? इट इज़ वाया योर income, right? So it is via the income of per capita income in PPP terms. तो ये एक बार देख लें, PPP terms में है नहीं है, तो ये per capita income देखते हैं। So ये थे HDI के indicators, health, education, living standard. As I said before,
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या करा है कि वेरिएबल्स बढ़ गए हैं, तो हेल्थ के अंदर उन्होंने और वेरिएबल डाल दिए, जैसे न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, एंड लिविंग स्टैंडर्ड में अपार्ट फ्रॉम दिस परचेज, ये जो इसमें था HDI में कि पर कैपिटा इनकम देखेंगे, यहाँ पे कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर एंड एनी अदर सेट। तो बेसिकली आप ये गिनोगे ये सारे के सारे, तो पूछ सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने इंडिकेटर्स हैं? दे आर 10 इंडिकेटर्स। नाउ अगर हम जो आपकी नीति आयोग ने निकाला है, दिस इज़ दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स नीति आयोग निकालता है, उसमें कितने हैं? उसमें है टोटल 12 इंडिकेटर्स। दे आर 2 मोर एडेड टू इट देन दी जो कि मल्टी डायमेंशनल में थे, जो OEHP और आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है। तो 10+2 हो गए, दो एक्स्ट्रा ऐड करें इन्होंने यहाँ पे, वो करें मटर्नल मोर्टालिटी, मटर्नल हेल्थ जो मटर्नल मोर्टालिटी से चेक करा जाएगा, एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, दिस इज समथिंग विच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। ये HDI और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ईयर याद कर लेना, मैंने ईयर नहीं बताया, ईयर बताना भूल गया। 1990 में HDI आया था और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2010 में आया था। ये UNDP का है सिर्फ, ये OPHI और UNDP का है। ओके, मूविंग ऑन। ओके, सो बाकी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। ओके, लास्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो HDI रैंक ऑफ इंडिया, नाउ इट्स 134 ऑन 193। दिस यू नीड टू क्रॉस चेक अगेन। ठीक है, घर जाके दोबारा देखोगे। MPI रैंक क्या है इंडिया की? 63 ऑन 109 कंट्रीज। अगेन यू नीड टू रीचेक दीज इंफॉर्मेशन। कहीं आप एग्जाम में गलत करके मत आ जाना, जितना मुझे याद था मैंने यहाँ लिख दिया था। यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस टेक। नाउ इसमें जो हम बात करेंगे, जो न्यूज़ में था वो था आकाश। ना आकाश इज़ बेसिकली एयर डिफेंस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? एयर डिफेंस सिस्टम बोल लो, एयर डिफेंस के लिए। जो बाहर से मिसाइल से रॉकेट्स आएंगे उनको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं। इंडिया का जो है एक है आकाश सरफेस। तो उसमें क्या है, बेसिकली आप मिसाइल लॉन्च करोगे लैंड से, एंड दे विल टारगेट द प्रोजेक्टाइल्स विच आर बीइंग शॉट इन द टूवर्ड्स अस। तो उससे क्या बोलते हैं? सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो सैम का फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आकाश इज अ मिसाइल, इट्स अ एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का, एंड डेवलप्ड बाय DRDO। तो जो न्यूज़ में था उन्होंने बोला आकाश तो पुराना हो गया, आकाश NG क्या हुआ? नेक्स्ट जनरेशन। तो नई वाली आकाश का टेस्ट हुआ था। कहाँ पे हुआ है? जनरली आप देखो ओडिशा के तट पे ही होता है, ओडिशा कोस्ट में होता है। सो इट्स अ टेस्ट रेंज इन चांदीपुर विच इज़ इन ओडिशा। तो पहले कुछ इसके हम लोग एग्जाम MCQs कर लेते हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज द आकाश? बेसिकली इट्स अ सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल, सैम। इसके अलावा हमने जो दो तरह की मिसाइल है, क्रूज मिसाइल हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। हमने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो रशिया ने अभी यूक्रेन के अगेंस्ट यूज़ हुआ उसके बारे में बात करी थी, और उसमें हमने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में भी बात करी थी। ओके, देन इज वेयर वॉज इट टेस्टेड? इट वॉज टेस्टेड इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंजर चांदीपुर इन ओडिशा। व्हीलर आइलैंड के बारे में बात करी थी हमने। व्हीलर आइलैंड जो है इसका नया नाम जो हो गया है वो एक्स प्रेसिडेंट, हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे श्री अब्दुल कलाम आज़ाद, उनके नाम से चेंज हो गया। तो इट्स नाउ अब्दुल कलाम आज़ाद आइलैंड। ठीक है, और यहाँ से भी टेस्टिंग होती है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ आकाश NG? नाउ दिस इज़ न्यू जनरेशन। जो पुरानी वाली आकाश है उसका क्या है? 25 किलोमीटर्स। जो नई वाली है उसका 70 to 80 किलोमीटर्स। दैट मीन्स जो पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल बाहर से आ रहा हो और वो 70-80 किलोमीटर की रेंज में हो, उससे ये आकाश NG हिट कर सकता है। जो पुरानी वाली थी 25 किलोमीटर रेंज का ही थे। ओके, नाउ ये तो हो गया आकाश एयर डिफेंस। इसके अलावा क्या इंडिया के पास कोई और एयर डिफेंस है? येस, वी हैव इम्पोर्टेड इट फ्रॉम रशिया, दैट इज़ S-400। तो S-400 डिफेंस सिस्टम है आपका, जो एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने
रशिया से इंपोर्ट किया है, इट्स इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए S-400 से रिलेटेड, कि जब इंडिया ने ये इंपोर्ट किया था, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगने वाले थे। नाउ कौन सैंक्शन लगा? यूएस, द अल्टीमेट हेजिमन, द अल्टीमेट सुपर पावर राइट नाउ, तो वो किसी के ऊपर भी सैंक्शन लगा सकता है, यूनिलैटरल सैंक्शन। जो एक्ट है जो न्यूज़ में थी वो थी कैट्सा, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज दिस एक्ट? दिस इज काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। अगेन रिपीटिंग, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो एडवर्सरीज किसको कंसिडर करता है यूएस? तो इसमें 3 कंट्रीज हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। सो इंडिया वॉज ट्रेडिंग विद रशिया, सो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगने वाले थे जब वो S-400 इंपोर्ट करता, लेकिन इंडिया वॉज गिवन अ वेवर बाय यूएस, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो और एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, अभी जैसे कि ईरान और पैलेस्टीन की वॉर चल रही है, तो हेजबुल्ला काफ़ी मिसाइल्स फेंकता है लेबनान से, तो उस टाइम पे जो आप न्यूज़ में सुनते हैं उसका नाम है आयरन डोम। दिस इज एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल, ठीक है। उसके अलावा जो है यूएस का, इट्स थर्ड जो न्यूज़ में था लास्ट ईयर, क्योंकि साउथ कोरिया में ये लग रहा था। फाइन, सो ये आपको याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ नाउ, दिस इज स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। नाउ ये क्या है? बेसिकली दीज आर अवार्ड्स गिवन टू सिटीज़ हु हैव एक्चुअली executed the स्वच्छ भारत अभियान, एंड दे आर वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। तो हर साल आता है, तो आप देखोगे 7 साल से लगातार इंदौर को मिल रहा था। इस साल सूरत और इंदौर को जॉइंटली ये अवार्ड मिला है। सो दे आर द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया 2023 में, ये दोनों हैं। कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। जो थीम थी इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स की, वो थी वेस्ट टू वेल्थ। फाइन, अगर आप इतना याद कर लो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। नाउ व्हाट MCQs कैन बी फ्रेम्ड विच सिटीज़? सो अभी जैसे मैंने बताया, इंदौर एंड सूरत टुगेदर। व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड? वेस्ट टू वेल्थ। विच स्टेट वॉज नेम्ड एज द क्लीनेस्ट इन दी स्वच्छ सर्वेक्षण? तो आपके दिमाग में MP आ रहा होगा, लेकिन महाराष्ट्र इज द आंसर। महाराष्ट्र वॉज डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट स्टेट। हाउ मेनी टाइम्स हैज इंदौर बीन अवॉर्डेड? 7 times. Which of the following best describes स्वच्छ भारत मिशन? What is it? It's a central state sponsored? No, it's a central sponsored scheme, ठीक है ना। तो CSS है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि सैनिटेशन आपके हेल्थ में स्टेट सब्जेक्ट होता है। ओके, इसके अलावा आपको जो याद रखना है इसमें, कि जो स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था, ईयर, और इसके जो अलग अलग फेजेस हैं। फॉर एग्जांपल पहला था 2014 टू 2019, ठीक है ना। उसके अलावा जो सेकंड फेज़ है वो कब स्टार्ट हुआ, ये भी आप देखोगे, ठीक है। मूविंग ऑन, लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे। अभी आपको पता है कि अभी इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में वॉर इज़ गोइंग ऑन, राइट। और राफा वॉज द लास्ट होल्ड, जो कि न्यूज़ में रहा है, अभी आजकल की बात कर रहा हूँ मैं। तो राफा में अटैक करा इज़राइल ने, राइट। इट्स इन पैलेस्टीन, राइट। गाज़ा स्ट्रिप में अभी बताता हूँ गाज़ा स्ट्रिप कहाँ पे है। तो विद रिस्पेक्ट टू इट, कुछ महीने पहले साउथ अफ्रीका टुक इज़राइल टू ICJ फॉर वॉर क्राइम्स, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले गए थे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जस्टिस विद रिस्पेक्ट टू नेशन स्टेट्स, राइट, तो
इसमें दो इंटरनेशनल कोर्ट आप सुनोगे, एक है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। ICJ इज वन ऑफ द एजेंसीज, यू कैन से स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ द UN। तो UN का ये एक ऑर्गन है, ठीक है। तो दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट। इसमें जो डिस्प्यूट्स आते हैं दे आर बिटवीन नेशन स्टेट्स, कंट्रीज़ के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में नहीं। तो इंडिविजुअल मेंबर जो हैं, कंट्रीज़ हैं, वो केस कर सकते हैं, राइट। तो जितने भी UN मेंबर्स हैं वो ICJ का पार्ट होंगे। नाउ ये 19 जब UN बना था तब इस्टेब्लिश हो गया था। ऐसे ही आपका जो दूसरा क्रिमिनल कोर्ट है जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं, दिस इज अगेन दे बोथ आर सिचुएटेड वेयर इन हेग इन नेदरलैंड्स, ठीक है। सो इट वाज एस्टैब्लिश इन 2002 बाय द रोम स्टैट्यूट। तो जरूरी नहीं है कि इसमें सारी कंट्रीज जो UN का पार्ट है वो इसका मेंबर हो, तो इट्स नॉट पार्ट ऑफ द UN। सो आपको इसको रोम स्टैट्यूट को जो साइन करेगा वो ICC का पार्ट बनेगा। द थिंग इज इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, रिमेंबर दिस, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू ICC। तो इंडिया को यहाँ पे इसके कोई भी वर्डिक्ट होगी, इंडिया इसको माने ना या माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ICC में क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स, इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स हु आर एंगेज इन वॉर क्राइम, ठीक है ना, जो जेनोसाइड जैसे, उनको आप ट्राई करते हो। जैसे कि अभी साउथ अफ्रीका ले गया है, जो PM है अभी इसराइल के, बेंजामिन नेथान्याहू, BN लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंड हमास के लीडर्स को फॉर वॉर क्राइम्स, राइट। नाउ इसमें जो वो हैं आपके, सॉरी मैं एक चीज़ गलत कर बोल दी इसमें, कि जो साउथ अफ्रीका ले गया है वो इसराइल को ले गया है, तो इट वुड टेक देम अंडर व्हाट, हेयर नॉट हेयर, इंडिविजुअल मेंबर्स को नहीं ले गया है, लेकिन बेंजामिन नेथान्याहू का नाम लिया गया है और हमास के लीडर्स का ले गया है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है, क्योंकि ICC का सिग्नेटरी इसराइल नहीं है, रिमेंबर दिस। सो दिस वाज अ स्लिप ऑफ टंग हेयर। तो इसमें अभी जो न्यूज़ में था, एक पर्टिकुलर जस्टिस थे, जस्टिस दलवीर, जितना मुझे याद है दलवीर भंडारी, अभी मुझे याद आया। सो ही इज़ अ मेंबर ऑफ व्हाट ICJ एंड ही इज़ एन इंडियन। तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दलवीर भंडारी कर रहे हैं। सो दो दी ICJ हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट बट इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल। वो डिपेंड करता है कि वो कंट्री उसको माने या ना माने। जैसे इसराइल ने इसको साफ मना कर दिया है मानने के लिए। ओके ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट थिंग, दैट इज़ जो आपका इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई चल रही है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कौन कौन सी पर्टिकुलर एरियाज़ न्यूज़ में थे। तो गाज़ा स्ट्रिप आप देख लो, ये छोटी सी स्ट्रिप है विच इज़ हैज़ अ बॉर्डर विद इजिप्ट, इजिप्ट से बॉर्डर है, और यहाँ मेडिटेरियन सी में भी टच करती है। सो यू शुड नो दिस दैट गाज़ा स्ट्रिप हैज़ अ बाउंड्री विद इजिप्ट। देन इज़ द वेस्ट बैंक, दिस इज़ अनदर एरिया ऑफ पैलेस्टीन। नाउ दिस इज़ बीइंग एनक्रोच्ड बाय इजराइल। तो ये दो पर्टिकुलर जो हैं ये दोनों पैलेस्टीन बनाता है। जो बाकी इसराइल और पैलेस्टीन इशू है हम उसको IR के मेंस में पढ़ेंगे, अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो आपको पता होना चाहिए, गोलन हाइट्स, जो गोलन हाइट्स है वो सीरिया का एरिया है बट ऑक्यूपाइड बाय इसराइल आफ्टर द 1966 5 डे वॉर। देखना 5 डे वॉर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ इसराइल डिफीटेड कंट्रीज़ लाइक सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सारी एक साथ आई थी, और लेबनान एक साथ अटैक किया था इसराइल के ऊपर, एंड इसराइल डिफीटेड हिम विद इन 5 डेज़। तो इट वेरी इंटरेस्टिंग, पढ़ सकते हो आप। तो उस टाइम पे गोलन हाइट्स जो सीरिया का पार्ट है वो इसराइल ने ले लिया था और आज तक इसराइल के पास है। उसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए, जो इसराइल है उसके अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इट्स सराउंडिंग विथ कंट्रीज, सो आपको वो पता होना चाहिए। इसके अलावा ये पहले ही पढ़ाया मैंने, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है दोबारा देख लेना, I2U2 क्या है, ठीक है,
अब्राहम अकॉर्ड्स ये क्या चीज़ है, ये आपको घर जाके देखना है. So that will be all for today's class. I'll see you in the next class, and hopefully that will be next few days. Thank you and best of luck.